बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। विर्स प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह के हुक्म से और आपके ताउन से हम अपने माइलस्टोन के बहुत करीब हैं और ये जो 500,000 का टारगेट है इसे हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। फिर आज की नशिस्त के अंदर 4 खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान ने क्या कहा, इसकी तफसील शामिल करेंगे। आज की इस नशिस्त में यूरोपीय यूनियन का वफ्द पार्लियामेंट पहुंच गया है और उससे पहले पीटीआई के अरकान असम्बली का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया। इन दोनों खबरों का आपस में क्या कनेक्शन है और फिर शेर अफजल मरवत के बेटे ने किस तरह से इस्तकबाल किया है, इसकी भी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, पाकिस्तान की एक अदालत ने मिलिट्री ट्रायल इमरान खान का होगा या नहीं, इंतहाई अहम फैसला जारी किया। इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे और क्या एतराज़ात लगाए गए थे और इस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर ट्विटर पर पाकिस्तान की हुकूमत ने मजाक कर दिया है और ये मजाक अदालत के साथ हुआ। आधा घंटा अदालत के अंदर क्या कुछ होता रहा और आधे घंटे के बाद नक्शा कैसे बदल गया, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अलीमा खान ने जब भी मीडिया से इंटरेक्ट किया तो उस गुफ्तगू के अंदर वो खुद नहीं बोलती बल्कि इमरान खान की झलक और इमरान खान बोल रहा होता है। अलीमा खान ने जब भी कोई पैगाम ट्विटर पर या फिर अडयाला जेल के बाहर मीडिया को दिया तो वो पैगाम इमरान खान का डायरेक्ट पैगाम होता है। उसमें किसी किस्म की कोई, अगर आप ये कहें कि रद्दोबदल या तब्दीली की जाती है तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत के हवाले से हमेशा से ये सवाल ज़रूर उठाया गया कि जो खान साहब बात करते हैं मीडिया पर जाकर उसे उस तरह बयान नहीं किया जाता। और मुतादिद दफ़ा जो बयानात इमरान खान से मंसूब थे, जब खान साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने उसका डिफरेंट जवाब दिया। लेकिन अलीमा खान वो वाहिद शख्सियत हैं जो इमरान खान का जो पैगाम है वो अमानतन मीडिया को पहुंचाती है और इसमें रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं की जाती। और फिर अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया जिसमें वो कहती हैं कि इमरान खान ने कहा कि वो इसी तर्ज पर अमल करते हुए मुझे जेल में बंद करने का इरादा रखते हैं जैसा कि उन्होंने मिस्र में किया। हमारे खानदान को एक मोतबर और काबिल एतमाद जरिए से ऐसी ही मालूमात दी गई कि इमरान खान को खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। हमारा खानदान अब फिरौनों से कहना चाहेगा कि बराह करम कुछ तारीख पढ़ें और समझें कि फिरौन और बहुत से लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने तारीख के दौरान एक ही हिकमत अमली को आजमाया। बाजवा के दौर में मेरे ऊपर हमला किया गया और मुझे गोली से उड़ाने की कोशिश की गई। आईएसआई ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पर कब्जा किया। इसे खत्म करने की तैयारियां हो रही थी तो वो क्यों जिंदा रहा? क्योंकि जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के पास है। लाखों पाकिस्तानी और दुनिया भर के मुसलमान हर रोज उनके लिए दुआएं करते हैं। हमारी तरह वो दुआ करते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं और पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। इमरान खान अपने तमाम मनगढ़ंत मुकदमात का सामना कर चुके, इन सब में उन्हें क्लियर कर दिया गया। इसके बावजूद इमरान खान को जेल से बाहर आने की इजाजत नहीं है। इमरान खान ये भी कहते हैं कि आईएसआई अडयाला जेल को कंट्रोल करती है। तो क्या आप इन लाखों लोगों को बता सकते हैं जो उनकी रिहाई के लिए दुआ कर रहे हैं कि इमरान खान ने फिर यह भी कहा, चूंकि बार बार उनसे ये सवाल होता रहा और खान साहब ने 22 सितंबर के जलसे के लिए पाकिस्तान की आवाम को यह पैगाम दिया कि 22 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा और हम पीछे नहीं हटेंगे। जिन्होंने अपने वादे का पास नहीं किया उनसे किसी किस्म के अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये पैगाम इमरान खान ने वाज़े तौर पर अलीमा खान के जरिए दिया, क्योंकि इससे पहले ये बात ज़रूर होती रही कि इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और हुकूमत से नहीं करेंगे, क्योंकि इक़्तिदार जिनके पास है गुफ्तगू भी सिर्फ उनसे होगी। खान साहब भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत से मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने हमें धोखा दिया और अपने अज़्म का एहतराम नहीं किया। मैंने नेक नियति से कमेटी बनाई थी। सियासत में मुल्क की बेहतरी के लिए सियासी हल के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप अपने वादे का पास रखें। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने जो ट्रैप बिछाया था, आज व्यूअर्स इसकी एक झलक हमने पार्लियामेंट के अंदर भी देखी, जब लोगों को पार्लियामेंट में लाया गया ताकि जो तरमीमी जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूर रखा जाए। लोगों को उठाने का, लोगों को पकड़ने का, उनके खिलाफ मुकदमा बनाने का यही मामला था
कि ना अपोजिशन होगी, ना शोर करेगी और ना ही अपने लोगों की हिफाजत कर सकेगी, और हम उन्हें पाबंद सलासल करके ये आइन पर शब खून जो है वो मार सकेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको ना इसी से जुड़ी एक और भी खबर दे देता हूं। खान साहब के मिलिट्री ट्रायल का आपने बार बार पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर सुना होगा, और ये दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गई कि मिलिट्री की तहवील में इमरान खान को दिया जाएगा या नहीं, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस पर समाअत की, और इमरान खान की जानिब से उज़ैर भंडारी साहब जो हैं वो अदालत में पेश होते हैं, और इमरान खान के वकील ने अदालत को ये बताया कि आला हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से इमरान खान को मिलिट्री तहवील में लेने के बयानात दिए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो रिमार्क्स दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये पता ये चल रहा है कि जो कहते हैं ना कि हम सियासी नहीं हैं, हम गैर सियासी हैं, उनके हवाले से अदालत क्या सोच रही है। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि यार वो तो सियासी बयानात हैं और कुछ नहीं है। इस पर वकील साहब ने जवाब दिया कि अगर सियासी बयानात हैं तो मेरे लिए और आसानी हो गई, आला अस्करी हुकाम डीजी साहब ने भी यही बयान दिया। यानी अगर सियासतदान ये बात करें कि हम इसका आर्टिकल 6 के मुताबिक जो है कार्रवाई करेंगे, बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और खैर बगावत के मुकदमे दर्ज भी हो जाते हैं, सजाएं भी दे दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद आप उसे एक सियासी बयान कंसिडर करते हैं। लेकिन जब आपसे सवाल किया जाए और फिर आप उसका जवाब दें कि आला अस्करी हुकाम डीजी साहब ने भी यही बयान दिया, और उसके ऊपर अदालत क्या कहे, और वो बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदालत ने फिर कहा, मियां गुल हसन औरंगजेब ने, कि उन्होंने जो कहा वो भी सियासी बयान है। इस पर वकील ने यह कहा कि अगर ये सियासी बयानात हैं तो सर आप इनको ऑर्डर में लिखें कि सारे के सारे सियासी बयानात हैं। इस पर जी वक्फा होता है, वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब दोबारा कुर्सी पर बैठे और उन्होंने रिमार्क्स क्या दिए। वो ये कहते हैं कि वुज़रा की तरफ से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। इमरान खान एक सिविलियन है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरखास्त गुजार और अदालत के लिए बाइसे फिक्र है। दरखास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DGISPR की तरफ से बयान आया, अगर ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं और कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएं तो फिर क्या होगा। वफाकी हुकूमत से हदायत लेकर पीर को अदालत को आगाह किया जाए कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा नहीं होगा, इस चीज़ को वाज़ेह किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने जी इसके ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया और इस्तदा की कि पहले सरकार दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात का फैसला कर ले, फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब ये दरख्वास्त जिसके ऊपर एतराज़ात लगाए गए, ऑब्जेक्शंस ऑफिस की तरफ से लगी, वो क्या थी ये मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 ऑब्जेक्शंस हैं और इस तनाजुर में अब आपने इस केस को देखना है। और जो रिमार्क्स DGISPR के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स के मुतल्लिक दिए मियां गुल हसन औरंगजेब ने, ये क्यों अहम है और एक तरह से ये फैसला है पाकिस्तान की एक अदालत का। पहली चीज़ जो एतराज़ लगाया गया कि किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। यानी ये नहीं हो सकता ना कि जनाब कल को ये हो सकता है, खदशा है, तो आप खदशात के ऊपर बात नहीं कर सकते जब तक कोई FIR मौजूद ना हो। दूसरी चीज़, दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाया गया। अगर कोई FIR नहीं है तो फिर लगाने की बात भी जो है उसके साथ की गई, उसकी फिर कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तीसरी चीज़, पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। पंजाब का मामला है ना, जाओ वहाँ लेकर जाओ, लेकिन ये भी इतराज़ दूर कर दिया गया। फौजी अदालतों का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर किया और उन्होंने कहा कि यार वो एतराज़ जो है मैं दूर कर रहा हूँ और जाओ जाकर हुकूमत से इसका जवाब लेकर आओ। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक फैसला मौजूद है। जवाब दें कि क्या इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब करते हुए ये समाअत मुलतवी कर दी है। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दूं कि गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं और कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली को पार्लियामेंट हाउस लाया गया। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी अरकान पार्लियामेंट के हमरा पार्लियामेंट हाउस पहुंची है और तहरीक इंसाफ के अरकान ने पार्लियामेंट पहुंचाने पर गाड़ी से निकल कर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए और विक्ट्री का निशान बनाया। अगर आप वो वीडियो देखें ना तो उसमें शेख वकास साहब जो हैं वो बाहर निकले और उन्होंने सबसे पहले इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया।
अच्छा, फिर उसके बाद लोग उन्हें गले मिल रहे हैं, शेर अफजल मरवत भी आगे बढ़ते हैं, उन्हें भी लोग गले मिलते हैं और उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट के अंदर जा रहा हूं और वहां जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 10 अरकान कौमी असम्बली हैं, जिनमें वकास अकरम है, शेख जैन हैं, वकास अकरम शेख, जैन कुरैशी हैं, मलिक अवैस हैं, इसके साथ साथ आमिर डोगर साहब हैं, अहमद चट्ठा हैं, जुबैर खान हैं, अहमद अली शाह हैं, नसीम अली शाह हैं, शेर अफजल मरवत हैं और यूसुफ खान इसमें शामिल हैं। हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। कल स्पीकर ने जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे और मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग, यानी शेर अफजल मरवत की फैमिली और जो उनका बेटा है वो मुस्कुराते हुए अपने बाप को मिलता है और दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। तो एक जज्बाती सा लम्हा था कि ये कुर्बानी सिर्फ पाकिस्तान की एक जमात और उस जमात के अराकीन नहीं दे रहे, बल्कि उनका पूरे का पूरा खानदान ये कुर्बानियां दे रहा है। मैं आगे चलकर ये जो उठाने वाला मामला है ना, इस पर भी आपको बताऊंगा कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ सियासतदानों ने कुर्बानियां नहीं दी, बल्कि उस हल्के के लोगों ने भी दी, उनके फॉलोअर्स ने भी दी, उनके खानदान वालों ने भी दी, उनके बच्चों, बेटियों, बहनों, सब ने ये कुर्बानी दी इस जमहूरियत की खातिर। और जो रिहाई की दूसरी बड़ी वजह है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। यूरोपीय यूनियन का वफ्द भी आज पार्लियामेंट हाउस पहुंचा है। पाकिस्तान ने दिखाना था ना कि यहां किस हद तक जमहूरियत है। आप दुनिया को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने वफ्द को कैसे बेवकूफ बनाया, इसकी आपने कहानी पाकिस्तान की आवाम के सामने जो रखी, इस कहानी की असलियत भी उन्हें मालूम है। पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक और कैंगरू कोर्ट्स तो थे ही, लेकिन अब अदालतों में जजेस के साथ भी प्रैंक हो रहा है और ये हुकूमत ने किया। ट्विटर की बंदिश है, आपको ये मालूम है, पूरे मुल्क के अंदर वकील साहब जो पीटीए के थे वो अदालत में, सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा अदालत में पेश होकर कि जनाब हमने पाकिस्तान में ट्विटर को दोबारा बहाल कर दिया है और अदालत ने इस जुमले के बाद जो दरख्वास्त थी उसे निपटा दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद, यानी आधा घंटा गालबन इंटरनेट के ऊपर आप ट्विटर से एक्सेस हासिल कर सकते हैं और वीपीएन के बगैर ये एक्सेस आपको हासिल था। लेकिन ठीक आधे घंटे के बाद जिस तरह ही इस दरख्वास्त को निपटाया गया, पूरे पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर दोबारा आपने बंदिश लगा दी, ब्लॉक कर दिया। अदालतों के साथ इससे बड़ी तौहीन उनकी क्या होगी कि आप अदालत के अंदर जाकर कुछ और कहते हैं और उसके बाद आपने जो कुछ किया वो आपके सामने है। आधा घंटा मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अदालत को नोटिस लेना चाहिए और दरख्वास्त गुजार को दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि सरकार आपके जो ऑर्डर की सिर्फ आधे घंटे की हैसियत थी और इस आधे घंटे की हैसियत में इन्होंने उस ट्विटर को रिस्टोर किया और उसके बाद उसे दोबारा जो है वो बंद कर दिया गया है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि टेलीविजन पर ये इस वक्त कुछ ज़राए से खबर आ रही थी कि फजल रहमान साहब से एक वफाकी वज़ीर ने दोबारा मुलाकात की है और वफाकी वज़ीर साहब ने उन्हें मनाने की कोशिश की, क्योंकि जो ख़बरें इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर लगवाई जा रही हैं, मैं लफ्ज़ लगवाई का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब आप कुछ मखसूस नाम जो ख़बरों की बायलाइंस में आपको नज़र आएंगे तो उससे पता चलता है कि ये लोग कौन हैं, इनके राब्ते किन के साथ हैं और इन्हें ख़बरें कौन देता है। जजेस रिटायरमेंट, आईनी तरमीम, हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल है, ये सवाल था। द न्यूज़ की एक खबर के मुताबिक हुकूमत के पास आला अदलिया के जजों की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की खातिर आइन में तरमीम के लिए सेनेट में सिर्फ 3 वोट कम रह गए हैं। ठीक है, और वो जोर लगा रहे हैं, फजल रहमान से बात कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात हैं जी तारड़ साहब, उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया और उन्होंने तस्दीक की और ना ही तरदीद की। इस बात के बाद उन्होंने कहा कि वज़ीर कानून से बात करके फिर रब्ता करें, लेकिन ये रिपोर्ट शाया होने तक उनसे रब्ता नहीं किया गया। ये उसमें रिपोर्ट को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फिर हुकूमत के एक और शख्स ने यह बताया कि हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी है, सेनेट में अक्सरियत के लिए 3 वोट कम हैं जो किसी भी वक्त हासिल होने की तवक्को है और जैसी ही तादाद पूरी हो जाएगी आईनी तरमीम पेश करके पार्लियामेंट से इसे मंजूर करवा लिया जाएगा। हुकूमत कौन सी तरमीम का इरादा रखती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट से कलामिया जारी हुआ और इससे ये वाजे हो गया और आज़म नज़ीर तारड़ चीफ जस्टिस की मीटिंग और जिसमें मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे कि जुडिशल इस्लाहात आ रही हैं और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सिर्फ मेरे लिए कोई कानून बनाया गया तो मैं तोसी कबूल नहीं करूँगा। यानी दूसरे अल्फाज में अगर तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा होता है तो फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि जजेस की उम्र में इजाफा आइन के आर्टिकल 179 में तरमीम के बाद होगा
और फिर इसके साथ इस आर्टिकल के मुताबिक फ़िलहाल जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। हुकूमत मज़ीद इस्लाहात का भी इरादा रखती है और जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी इस्लाहात का हिस्सा हो सकती है। इस वक्त जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175 के तहत होती है। सबसे सीनियर जज को सदर चीफ जस्टिस उनका नोटिफिकेशन जारी करते हैं, लेकिन इस आर्टिकल में तरमीम करके ऐसा तरीक़ाकार लाया जा सकता है जिससे हुकूमत के पास कुछ नाम जाएं और उनमें से एक नाम चीफ जस्टिस के लिए चुना जाए। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार 19वीं तरमीम 2011 के बाद से लागू इसे किया गया। हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफ़र भी तरमीम में शामिल हो सकता है। आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक हाई कोर्ट जजेस का तबादला उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन इसमें तरमीम के बाद तबादला जो है वो हो सकेगा। यानी आपने अगर गुल हसन औरंगज़ेब साहब आपको पसंद नहीं रहे, तब्दील करते हो, तबादला करते हो, और ये तबादले होंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाई जा सकती है। दानियाल चौधरी ने जी एक नंबर ऑफ जजेस एक्ट के लिए तरमीम पेश किया, जिसे मुतलका कमेटी को भिजवाया गया और इसके बाद जजेस की तादाद 23 हो जाएगी और ये सादा अक्सियत से मंजूर हो जाएगा और इसके लिए आइनी तरमीम की आपको ज़रूरत है। और जो 6th पॉइंट है कि हुकूमत नई आइनी अदालत भी बनाना चाहती है। फ़ौजदारी मुकदमात अदालतें जो हैं वो देखेंगी और आइन और कानून के मुताबिक जो भी मुकदमात होंगे वो आइनी अदालतों में भेजे जाएंगे। बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दरमियान होने वाले मसाकिल जमहूरियत में भी अदालती इस्लाहात का जिक्र था और इसमें भी आइनी अदालतों का क़याम किया जाना था, लेकिन फिर ये नहीं हो सका और ये आपके सामने है। तो अब दोबारा से आइनी अदालतों का इस वक्त आप जो है वो शोर पाकिस्तान के अंदर सुन रहे हैं। व्यूअर्स, मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप तरमीम करें, ये आपका हक है और तरमीम तरीके से करें। अगर वाकई पार्लियामेंट के अंदर आपकी 2/3 अक्सियत मौजूद है तो आप तरमीम कर सकते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट अपने नंबर्स पूरे नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला है एक जमात के हवाले से और उस जमात को मखसूस नशिस्तें दी गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा। अगर वो जारी नहीं करता और आप ऑलरेडी दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमें बताया जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, इस फैसले पर हमें हमारी रहनुमाई करें, तो फिर वो पार्लियामेंट और तरमीम कैसे कर सकती है, दोनों ऐवान तरमीम कैसे कर सकते हैं। वो मखसूस नशिस्तें जिनके ऊपर ये दूसरे लोग बैठे हुए हैं, ये उनका हक नहीं है। अभी तक कोई दूसरा फैसला नहीं आया, लिहाजा तरमीम के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि जितनी भी तरमीम हुई हैं इस फैसले के बाद उनकी कानूनी हैसियत क्या है। अगर तरमीम करके जजेस की उम्र को बढ़ा दिया गया, फैसले कर लिए गए और नए लोग आकर बैठ गए, तो फिर उसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान के इस पूरे जो मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर, और उसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी। यानी वो जजेस जो उस बेंच में मौजूद नहीं हैं, उनके हवाले से कोई तरमीम करके उन्हें बिठा दिया गया, तो क्या वो अपने ही खिलाफ कोई दरख्वास्त जो है वो सुन सकते हैं। ये बहुत ही संजीदा किस्म का एक क्राइसिस जो है पाकिस्तान में इस वक्त नज़र आ रहा है। जजेस, चीफ जस्टिस इस पूरे खेल में शामिल हैं। उन्हें कहना ये चाहिए था ना कि पहले मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर फैसला करें। अगर आप तरमीम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं भाई, पहले तो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं की, उन्होंने कहा ठीक है जाओ जाकर तरमीम करो और बेनिफिशियरी तो अल्टीमेटली हम ही होंगे। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजें। अगली नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।